हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह। आप सभी का 3G इंस्टीट्यूट में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं संसद। संसद में ये बताने वाले हैं कि आपने जितनी भी पढ़ाई किया उसमें संसद एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। संसद एक ऐसा टॉपिक है जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस का कोर पॉइंट है। इसमें आपको ये पता चला होगा, संसद का एक लेसन हमने आपको प्रस्तुत कर दिया होगा, तो उसमें ये पता चलेगा आपको कि संसद में किस प्रकार की प्रक्रिया लागू की जाती है। जैसे आपने संसद के भाग देखा होगा कि संसद के 3 पिलर हैं, 3 स्तंभ हैं: राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा निचला सदन होता है, राज्यसभा उच्च सदन होता है, राष्ट्रपति एक तीसरा अंग होता है, और जो सैन्य शक्तियों का कमांडर होता है और तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है, इस प्रकार से राष्ट्रपति होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग बात कर रहे थे केंद्र सरकार भाग 3 संसद पर। तो हमने इसके पहले हमने बताया था कि लक्ष्मीकांत ने 11 भागों में बांटा है। 11 भागों में उन्होंने बांट करके पहला संवैधानिक ढांचा बताया था, दूसरा बताया था कि किस प्रकार के सरकार की प्रणाली होनी चाहिए। उसमें 5 लेसन बताए थे। संवैधानिक ढांचा में 11 लेसन बताए थे, तथा केंद्र सरकार भाग 3 में उन्होंने केंद्र सरकार के बारे में पूरा बताया है कि किस प्रकार से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्री परिषद, मंत्रिमंडलीय समितियां, और उसी के बाद संसद है। तो संसद हम पर बात कर रहे थे, तो संसद पर ही बात कर रहे थे कि किस प्रकार से लोकसभा का निर्माण हुआ, किस प्रकार से राज्यसभा का निर्माण हुआ, लोकसभा में कितनी सीटें, जैसे वर्तमान में लोकसभा में 545 सीटें हैं। अभी परिसीमन आयोग आएगा, नेक्स्ट जो 26 में होना था, तो उसमें परिसीमन आयोग होगा, उसमें लोकसभा की सीटें और राज्यसभा की सीटें बढ़ जाएंगी। राज्यसभा की सीटें 245 हैं, उसमें 13 सीटें जो राष्ट्रपति चुनता है, 12 का मनोनीत राष्ट्रपति करता है, 2 अन्य से, और ये बाकी अप्रत्यक्ष चुनाव से चुने जाते हैं। राज्यसभा सदस्य की जो सीमा होती है सदस्यता की, वो 6 वर्ष होती है, और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों को हटा दिया जाता है। और लोकसभा के सदस्यों के लिए आपको 5 साल के लिए चुना जाता है, जब तक उसका स्थगन ना हो जाए या उसको स्थगित ना कर दी जाए। तो इस प्रकार से हम बात करते हैं कि हमने संसद पर बात किया, लोकसभा पर बात किया, राज्यसभा पर बात किया, लोकसभा अध्यक्ष पर बात किया, लोकसभा के उपाध्यक्ष पर बात किया, राज्यसभा के सभापति की बात की। जो राज्यसभा का सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, उस पर भी बात की, और तथा उप सभापति की बात की कि यदि उपराष्ट्रपति ना हो तो उप सभापति राज्यसभा अध्यक्ष का कार्य करता है। तो चयन कैसे होता है, इनका चयन कैसे होता है? लोकसभा के लिए आयु 25 वर्ष है, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष रखी गई आयु सीमा। तो इस प्रकार से हमने पूरे संसद पर कई आयामों पर बात की थी। अब बात करते हैं संसद के कुछ मुख्य आयामों पर, कुछ मुख्य कार्रवाइयां जो संसद कार्य करता है, तथा संसद की जो सदस्यता होती है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, उनमें किस प्रकार की कार्यवाही कार्य होते हैं, उन पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो हमने बताया कि जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिल करके कार्य करते हैं तो सब सदन होते हैं। जैसे लोकसभा एक सदन है, राज्यसभा एक सदन है, 3 सदनों में कार्यवाहियां हुआ करती हैं। तो संसदीय कार्यवाही के साधन, अब संसद में कोई कार्य हो रहा है, संसद में कोई नियम बन रहा है, कोई किसी चीज रिपोर्ट पर बहस हो रही है, कोई विधेयक लाया गया, उस विधेयक पर बात हो रही है। तो इस प्रकार जब विधेयकों पर बात होती है तो किस समय का एक समय होता है, जैसे प्रश्नकाल का समय, शून्यकाल का समय, एक समय निर्धारित होता है। तो समय के अंदर इस पर क्या होता है, कार्य होता है, तो सबको समयबद्ध बांटा गया है। तो उसमें किस प्रकार की कार्यवाही होती है, बात करते हैं संसदीय कार्यवाही के साधन। तो संसदीय कार्यवाही के साधन क्या होते हैं? 2 साधन है। क्या होता है? प्रश्नकाल, दूसरा शून्यकाल। तो प्रश्नकाल में क्या होता है कि 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब एक प्रश्नकाल चलेगा, अब प्रश्नकाल चलेगा तो उसमें संसद के कोई मंत्री होगा, कोई अन्य मंत्री होगा, कोई विधायक होगा, अपना प्रश्न पूछेगा, तथा सत्तारूढ़ सरकार उसका जवाब देगी। तो जवाब देगी, इस प्रकार से कार्रवाइयां चलती रहती है। तो 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तारांकित प्रश्न, ऐसे तारांकित प्रश्न कोई विपक्षी पार्टी का सदस्य और जो सत्ताधारी सरकार है उससे क्वेश्चन करती है, तारांकित करती है, तो उसका जवाब मौखिक रूप से दिया जाता है, उसका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है। और अतारांकित प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं कि जिनका लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक होता है अतारांकित के लिए।
तथा तीसरा बिंदु है इसमें अल्प सूचना के प्रश्न। अल्प सूचना के प्रश्न आपको पता है मौखिक उत्तर दिया जाता है, पर इसको अल्प सूचना के प्रश्न जो होते हैं इनको पूछने के लिए 10 मिनट पहले हमको सदस्य के अध्यक्ष या सभापति को सूचित करना पड़ता है कि 10 मिनट पहले बताना होता है कि हम अल्प सूचना के प्रश्न पूछेंगे जिनसे हमको जानकारी होगी। तो उसके बाद में शून्यकाल। शून्यकाल क्या होता है? प्रश्नकाल के तुरंत बाद चालू होता है शून्यकाल। इसमें क्या किया जाता है कि औपचारिक साधन जिसमें संसद सदस्य बिना पूर्ण सूचना के अपना मामला उठा सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि ये जो है शून्यकाल, इसमें अनौपचारिक साधन है, बिना सूचना के किसी महत्वपूर्ण मामले पर वो प्रश्न उठा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। अनौपचारिक साधन जिसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामलों को उठा सकते हैं। उसके बाद में प्रस्तावना। अब प्रस्ताव क्या है? अब प्रस्ताव पर बात करते हैं कि प्रस्ताव क्या है। तो प्रस्ताव क्या है? बिना पीठासीन अधिकारी को स्वीकृति के, बिना पीठासीन अधिकारी की स्वीकृति के किसी मामले पर बहस नहीं हो सकती है। ये प्रस्ताव का मुख्य बिंदु है। इसके बाद में प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रस्ताव और स्थापन प्रस्ताव और पूरक प्रस्ताव। तो महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो होते हैं ये स्वतंत्र प्रस्ताव के तरह महत्वपूर्ण मामले पर आते हैं। स्वतंत्र प्रस्ताव के तहत महत्वपूर्ण मामले में आते हैं। स्वतंत्र प्रस्ताव के तहत महत्वपूर्ण मामले में आते हैं। इसके बाद में स्थानापन्न। तो वह प्रस्ताव जो मूल प्रस्ताव का स्थान लेता है, वह प्रस्ताव जो मूल प्रस्ताव का स्थान लेता है, अगर मूल प्रस्ताव स्थगित हो गया हो तो उसको स्थानापन्न प्रस्ताव कहते हैं। फिर पूरक प्रस्ताव क्या होता है? ऐसा प्रस्ताव जिसका स्वयं कोई अर्थ नहीं है। ऐसा पूरक प्रस्ताव ऐसा प्रस्ताव होता है जिसका स्वयं कोई अर्थ नहीं होता है, मूल प्रस्ताव का संदर्भ आवश्यक है। मूल प्रस्ताव का संदर्भ आवश्यक होता है तो उसको कहते हैं पूरक प्रश्न। जो अपने मूल प्रस्ताव को पूरा करने के लिए लाया जाता है वो पूरक प्रस्ताव होता है। फिर उसके बाद में निंदा प्रस्ताव बनाम अविश्वास प्रस्ताव। तो निंदा प्रस्ताव क्या होता है? ऐसा प्रस्ताव, यह प्रस्ताव होता है किसी मंत्री द्वारा एक मंत्री या कई मंत्री या पूरे मंत्री परिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। निंदा प्रस्ताव जो है किसी एक मंत्री, कई मंत्री या मंत्री परिषद के विरुद्ध लाया जाता है निंदा प्रस्ताव। परंतु अविश्वास प्रस्ताव केवल मंत्री परिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है, केवल मंत्री परिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। अब कटौती प्रस्ताव व प्रकार। अब कटौती व प्रस्ताव की बात करेंगे जब हम, तो किसी सदस्य द्वारा वाद विवाद को समाप्त करने के लिए लाया जाता है कटौती प्रस्ताव। अब इसके प्रकार की बात करें तो इसके 4 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के कटौती प्रस्ताव जो है 4 प्रकार के हैं। पहला क्या है? साधारण कटौती। पहला क्या है? साधारण कटौती। दूसरा क्या है? घटकों में कटौती। घटकों में कटौती का मतलब थोड़ा थोड़ा स्टेप काट करके कई भागों में वितरित करना, तो ये कटौती है। और एक कंगारू कटौती होती है, एक गिलोटिन प्रस्ताव होता है। इस प्रकार कटौती प्रस्ताव 4 प्रकार से पेश किया जाता है। अब होता है संकल्प आता है। इसी संसद में संकल्प क्या होता है? तो संकल्प लोक महत्व के मामलों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए, कम लोक महत्व के मामलों पर संकल्प प्रस्ताव ऐसा प्रस्ताव होता है जो लोक महत्व के मामलों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए संकल्प लाया जाता है। और संकल्प प्रस्ताव 3 श्रेणियों में होते हैं। गैर सरकारी सदस्यों का, गैर सरकारी सदस्यों का, और उसके बाद में सरकारी सदस्यों का जो मंत्री द्वारा लाया जाता है, और सांविधिक या गैर सरकारी या मंत्री द्वारा। कहने का तात्पर्य कि संकल्प प्रस्ताव लाया जाता है किसी महत्वपूर्ण मामले पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए संकल्प प्रस्ताव लाया जाता है, लोक महत्व के मामलों को ध्यान में रखने के लिए, ध्यान आकर्षित करने के लिए। तो इसमें सरकारी सदस्यों, गैर सरकारी सदस्यों का, तो गैर सरकारी सदस्यों का मतलब जो मंत्री नहीं है उस प्रकार का कोई व्यक्ति लाता है तो उसको गैर सरकारी संकल्प कहते हैं। फिर उसके बाद में सरकारी सदस्यों, जब मंत्री द्वारा कोई प्रस्ताव लाया जाता है, कोई संकल्प लाया जाता है तो उसको सरकारी संकल्प कहते हैं। और सांविधिक
तो सांविधिक या गैर सरकारी या मंत्री द्वारा किसी के द्वारा सांविधिक संकल्प लाया जा सकता है। इस प्रकार से 3 आपके संकल्प है। फिर उसके बाद में संकल्प और प्रस्ताव में अंतर। संकल्प और प्रस्ताव में अंतर, जिस प्रस्ताव को सदन स्वीकार कर लेता है, जैसे संकल्प और प्रस्ताव। संकल्प क्या होता है, जिस प्रस्ताव को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है वो प्रस्ताव संकल्प कहलाता है, उसे संकल्प कहा जाता है। और प्रस्ताव क्या होता है, प्रस्ताव संसद के द्वारा स्वीकार एवं अस्वीकार किया जा सकता है। यही अंतर है कि संकल्प को सरकार द्वारा स्वीकार किया जाएगा और प्रस्ताव को स्वीकार भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, द्वारा स्वीकार एवं अस्वीकार किया जा सकता है। संकल्प में मतदान अनिवार्य होता है, संकल्प में मतदान अनिवार्य होता है, परंतु प्रस्ताव में मतदान आवश्यक नहीं है, परंतु प्रस्ताव में मतदान आवश्यक नहीं है। संसदों में विधायी प्रक्रिया किस प्रकार होती है, तो विधायक 2 प्रकार की प्रकृति के होते हैं। विधेयक क्या होते हैं, संसद में विधायी प्रक्रिया, तो विधायी प्रक्रिया में जब बात होती है तो इसमें विधेयक लाए जाते हैं, विधि विधेयक, धन विधेयक, है ना, साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। तो विधेयक 2 प्रकार के प्रकृति के होते हैं, सरकारी विधेयक, एक गैर सरकारी विधेयक। तो विधेयक जो होते हैं 2 प्रकार की प्रकृति के होते हैं, एक सरकारी विधेयक, एक गैर सरकारी विधेयक। तो सरकारी विधेयक होते हैं जो किसी मंत्री द्वारा लाए जाते हैं, और गैर सरकारी विधेयक जो होते हैं जो किसी मंत्री के अलावा और कोई लाता है। फिर पेश करने के आधार पर विधेयक, अब सरकारी विधेयक हो या गैर सरकारी विधेयक हो, पेश करने के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण विधेयक, एक होता है धन विधेयक जो केवल लोकसभा में लाया जाता है, और वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में लाया जा सकता है, राज्यसभा हो या लोकसभा हो, विधेयक लाया जाता है। अब इसके बाद बढ़ते हैं बजट पर बात करते हैं। तो बजट का संविधान में कोई वर्णन नहीं है, इसको वित्तीय का बात की है, वित्तीय वर्ष के बजट के पेश करने, वित्तीय वर्ष का बजट बताता है, वित्तीय विवरण बताता है। कि अगर संविधान में कोई वर्णन नहीं है, बजट शब्द का कोई वर्णन नहीं है, तो क्या है फिर नाम, तो वित्तीय विवरण है, इसका नाम लिखा हुआ है संविधान में, वित्तीय विवरण। तो कहने का तात्पर्य कि राष्ट्रपति हर वर्ष वित्तीय बजट पेश करवाता है। फिर संविधान के बजट को वित्तीय विवरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वित्तीय विवरण कहा जाता है। और बजट को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है, पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, उसके बाद में राज्यसभा में जाता है। अब बात करते हैं निधियां या पैसे, जो संचित निधि होती है, पैसों की जो संचित निधि होती है उस पर हम बात करते हैं। तो बात करते हैं भारत की संचित निधि। तो आर्टिकल 226 में, लोक लेखा समिति आर्टिकल 226 में, आकस्मिक निधि आर्टिकल 226 में इस प्रकार से रखा गया है। अब संसद की बहुक्रियात्मक भूमिका है, संसद की ऑलरेडी बहुक्रियात्मक भूमिका है, मतलब बहुत क्रियाओं पर भाग लेता है, इसलिए संसद को बहुक्रियात्मक भूमिका का नाम दर्जा दिया गया है कि किस किस पर भाग करता है, मतलब क्रिया कर सकता है या कहाँ कहाँ सब क्रियात्मक कार्य करता है। पहले विधायी शक्तियों पर कार्य करता है, कर्मकारी शक्तियों पर, कार्यकारी शक्तियों पर एवं कार्य करता है, वित्तीय शक्तियों एवं उनका कार्य करता है संसद बहुक्रियात्मक भूमिका में। संवैधानिक शक्तियां होती हैं, न्यायिक शक्तियां पर काम करता है संसद, और निर्वाचन और शक्तियों पर कार्य करता है। तो संवैधानिक शक्तियों में क्या होता है कि राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति को हटाना, उपराष्ट्रपति को हटाना, इस प्रकार से उसकी संवैधानिक। न्यायिक शक्तियां ऐसी शक्तियां हैं जिन पर वो न्याय देता है, किसी भी विधेयक पर वो अपना मत देता है, यदि कोई उच्चतम न्यायालय कोई निर्णय लेता है तो उस पर विचार विमर्श के लिए कार्य करते हैं संसद। तो निर्वाचक शक्तियां पर क्या होता है कि कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो उस पर बात चलती है, संसद में संशोधन होता है, तो वो निर्वाचन प्रक्रिया पर शक्तियां हैं संसद के पास। इस प्रकार से संसद की बहुक्रियात्मक भूमिका है, संसद की क्या है, बहुक्रियात्मक भूमिका है। तो हम बात कर रहे हैं संसद। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे अगले टॉपिक का, तब तक के लिए हमको आज्ञा दीजिए। थैंक यू एंड लेट्स क्रैक इट। और ऐसे ही माइंड में बनाते रहिएगा जिससे आपका पूरी लक्ष्मीकांत याद हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड लेट्स क्रैक इट। जय हिंद, जय भारत।